सुप्रीम कोर्ट से आ रही खबर से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों पर सुनवाई इस वक्त जारी है। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, यानी कि खुद मजदूरों के मामलों को लेकर के, मजदूरों की परेशानियों और मुश्किलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। प्रवासी मजदूरों पर संज्ञान लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कई सारे किए। प्रवासी मजदूरों को कौन दे रहा है टिकट, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है। ट्रेन से आने वाले मजदूरों को लेकर के उसका भुगतान कौन कर रहा है, टिकट के पेमेंट के बारे में ये कंफ्यूजन है, और अगर ये कंफ्यूजन है तो क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट जो मिल रहा है उस टिकट का पैसा कौन दे रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसे श्रमिक जो कि दूसरे राज्यों से मजदूरों की श्रेणी में आते हैं, वो लोग रेलवे के जरिए अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, मगर रेलवे के टिकट को लेकर के भारी कंफ्यूजन और पिछले दिनों खूब सारी सियासत हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद में कहा कि मिडिलमैन ने पूरी तरीके से शोषण किया है केंद्र की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए उन तक नहीं पहुंच रही है सुविधाएं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। हमारे सहयोगी अनिल दुबे फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, महत्वपूर्ण सुनवाई है क्योंकि मजदूरों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से खबरें और सियासत हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस कार्रवाई में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं अभी तक? देखिए, तमाम वकील थे, तमाम जिस तरह से हाईकोर्ट जो है इसे लेकर रिएक्शन दे रहे थे, उसके बाद तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का स्वतः संज्ञान लिया। और अब स्थिति ये है कि जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो दे दी गई, सॉलिसिटर जनरल रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिरकार अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल जिस तरह बता रहे थे, इसमें लाख मजदूर जो है अब तक भेजे जा चुके हैं, और उसके बाद बाकी को किस तरह से भेजा जाएगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। क्योंकि करोड़ों की संख्या जो है खुद सॉलिसिटर जनरल बता रहे हैं, और ऐसे में इतने दिनों में महज 35-38 लाख मजदूर ही अपने गंतव्य स्थानों को पहुंच पाए हैं। आगे सरकार इन्हें लेके क्या कुछ कर रही है, उसे लेके भी दिशा निर्देश यहाँ पे मांगे गए हैं। जी अमित, तो क्या अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है? कोई नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र या राज्य सरकारों को? जी बिल्कुल। देखिए, पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। उसी नोटिस का जवाब जो है सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे दे रहे थे। इसमें कहा गया था कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है इन प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रही है, कितनी बसें चलाई गई, कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं, किस तरह से उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम राज्य ऐसे हैं जहाँ मजदूर दिल्ली स्टेशन पे आते हैं और उसके बाद वहां से उन्हें जाना पड़ता है, और उन्हें ट्रेन उपलब्ध नहीं हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और इन सारी चीजों के जवाब जो है एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल कहा गया कि आगे की व्यवस्था किस तरह की जा रही है, कैसे ये तमाम मजदूर जो बचे हुए हैं वो पहुंचेंगे, उसे लेके भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगे जरूरत पड़ेगी तो सरकार इन ट्रेनों को बढ़ा रही है, श्रमिक ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही इनके क्वारंटीन करने का भी पूरे सेंटर्स की लिस्ट दी गई, जिस तरह जहां भी इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, सरकार की तरफ से इन्हें खाना पीना अवेलेबल कराया जाएगा। कोई भी अगर संक्रमण का कोई शिकार होता है तो इस तरह से सरकार की तरफ से इलाज किया जाएगा, और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज्यादा थी, जिस वजह से ये डिस्टर्बेंस देखने को मिला मजदूरों को, और आगे और सुनियोजित तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही, दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर जवाब दाखिल किया जा रहा है, जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बस्ती से, जहां पर कोरोना के आंकड़े में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। नया जो मामला आया है, बताया जा रहा है कि 7 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, और इस तरीके से इन 7 प्रवासियों को जोड़ करके कुल तादाद अब तक उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में 150 के आसपास तक पहुंच रही है। करीब 5000 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 585 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार अभी भी हो रहा है। हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं।
मोहम्मद कलीम, जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से बस्ती के अंदर खास तौर पर जिस तरीके से प्रवासियों के आने की वजह से तादाद बढ़ी है, फिर से 7 नए केसेस। जब से प्रवासी बस्ती आना शुरू हुए हैं उसके बाद से लगातार प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होना शुरू हो गया है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो पिछले एक हफ्ते में 105 लोग हैं, जबकि पूरे एक महीने में 147 लोगों का 147 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो पिछले एक हफ्ते में ही 105 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये प्रवासी जो श्रमिक आ रहे हैं उनमें से सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो अब समस्या गंभीर ज्यादा हो गई है। और बस्ती में इस वक्त जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं, कई जिलों के हैं, बहुत सारे जिलों के, यहीं पे ही आके रुक रही है ट्रेनें और यहीं सभी को दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर संक्रमण के बढ़ने की ज्यादा चांसेस हो गए हैं। जी चलिए मोहम्मद कलीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जिला बस्ती, जहां पर संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, हालांकि प्रयास उसी हिसाब से और बेहतर तरीके से करने की कोशिश हो रही है। और खबर टिड्डियों से जुड़ी हुई है। दरअसल टिड्डियों के अटैक से झांसी में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा, तस्वीरें आप देखिए कितनी दहशत पैदा करने वाली है, क्योंकि एक तरफ से पूरी फसल को तबाह कर दे रही है। टिड्डियों ने खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिस तादाद में इन टिड्डियों का अटैक हुआ, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ी और गंभीर समस्या खड़ी होगी। इन टिड्डियों के अटैक से फसलों को बचाने के लिए किसान अपने खेतों की भरी दोपहरी में धूप में, चिलचिलाती धूप में रखवाली करने को मजबूर हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए कहीं डीजे बजाया गया तो कहीं पर बर्तनों से आवाज करके इन टिड्डियों को भगाने की जद्दोजहद चल रही है। फली खा गए टिड्डी और पूरे पत्ता खा गए भैया, और बहुत नुकसान होगा। अच्छा, कितने एरिया में ये फसल है आपकी? 15 बीघा में है। तो क्या पूरे 15 बीघा में ये टिड्डी दल है या कुछ जगह पे है? पूरे में है। पूरे में है। नुकसान ज्यादा खेत में हमारे में 100% नुकसान। हाँ 100% नुकसान है। फली पूरी खा गई, हरी फसल है, बिल्कुल फसल नहीं बची। बहुत तादाद में है, करोड़ों की तादाद में टिड्डी है। पूरे खेत में नुकसान हो गया, पूरी मूंग चली गई है। 15 बीघा में मूंग है। अच्छा, पूरी मूंग बर्बाद कर दी है। कितनी जगह कितनी है आपकी खेत की? 15 बीघा। 15 बीघा। तो पूरे खेत पे बैठी हुई है या फिर कुछ जगह? पूरे मेड़ों पे, पूरे पेड़ों पे, पूरी चारों तरफ दिख रही है टिड्डी टिड्डी है। यूपी के जिला अंबेडकर नगर में सब्जियों के वजह से किसानों को भारी नुकसान होना पड़ रहा है। 20 से 50 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जी 2 से 5 रुपए किलो तक में ही बिक रही है। जिले में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट है। देखिए अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हालत ऐसी हो गई है, किसान के पास अगर ज्यादा जानवर हो तो जानवर को खिला दे, ज्यादा फायदे में रहेगा। इसमें जनता को सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग होना चाहिए। इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो पूरी तरह से बिगड़ गई। सारी सब्जियां लाए कम से कम 5-6 सब्जियां, मूली की धुलाई नहीं निकलती है, भिंडी 1 रुपए किलो, दवा का पैसा नहीं निकल रहा है। हमारे बच्चे बिल्कुल समझ लीजिए कि मजदूर से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। ऐसे रहा अगर स्थिति, 1 महीने में मजदूर से भी बदतर हमारी स्थिति हो जाएगी। सब्जी की हालत बहुत खराब है भैया। 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो बिक रहा है। 3 बजे रात से सब्जी सजाते हैं ले आने के लिए मंडी में, तोड़ करके इसके बाद ये हाल है कि मंडी में फेंका जा रहा है सब्जी। कोहड़ा, लौकी, ननुआ, भिंडी तैयार है सब, और वो भी 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो के नीचे, उससे ज़्यादा बिक ही नहीं रहा है मंडी में। सीजन में तो 3 रुपये या 30 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया किलो बिकता था। गर्मी सीजन में इतनी मेहनत से पैदा करते हैं, 2 रोज 3 रोज सिंचाई करते हैं लगातार, तब तैयार होता है। तो मंडी की ये पोजीशन है कि एकदम बेकार है। ये लॉकडाउन से और कोरोना से सब परेशान हैं। लॉकडाउन में सब्जियों के दाम कम होने की वजह से जहां पर आमदनी राहत मिल रही है, दरअसल वहीं पर किसानों के लिए ये वक्त किसी मुसीबत से कम नहीं है। सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर जहां पर सब्जियां मंडी में पहुंच रही हैं, कोरोना के चलते खरीदार मंडी में नहीं पहुंच पा रहे। खामियाजा इन किसानों को उठाना पड़ता है। किसानों को औने पौने दाम में अपनी सब्जियों को बेचना पड़ता है और किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जौनपुर में हमारे सहयोगी ने पहुंच करके वहां का जायजा लिया।
लॉकडाउन सीजन 4 के बाद हम इस वक्त खड़े हैं जौनपुर की सब्जी मंडियों में। हम जानेंगे इस लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडियों का क्या हाल है, सब्जियों में कितने उतार चढ़ाव हुए हैं। जो सब्जियां पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, इस समय उनका क्या हाल है। यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है दुकानदार। हम दुकानदार से पहले बात करते हैं, इस समय सब्जियों के क्या हाल है। इस समय बहुत पोजीशन गड़बड़ है। क्या धंधा सब्जियों पानी का की इस समय बहुत पोजीशन गड़बड़ है। धंधा पानी कम है, एक दिन बेचते हैं 2 दिन मतलब बचा रहता है। पहले सब्जियां महंगी थी, इसमें सस्ती बिक रही है। अभी सस्ती बिक रही है। इस समय सर हर सब्जी का रेट उतरा हुआ है। लौकी 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रही है। नेनुआ 3 रुपये 4 रुपये किलो हो गया है। आलू जो कि अब इस सीजन में कम से कम 25 रुपये किलो होना चाहिए था, इस समय 18-16 बिक रहा है। प्याज जो बिकना चाहिए था 20, 22, 24, इस समय 10 रुपये 12 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं। मिर्ची 40 रुपये किलो हो जाता था इस सीजन में, 20 रुपये 15 रुपये किलो मिर्चियाँ बिक रही है। लौकी कोहड़ा 2 रुपये 3 रुपये हो गया है। अदरक 60 रुपये किलो बिक रही है। इमली भी 50 रुपये गड्डी बिक रही, नहीं 60-70 बिका करती थी। और करेले का यहाँ पे और खरीदार खड़े हैं, उनसे पूछते हैं सामान खरीदने आए हैं, क्या रेट सब सब्जी बिक रही है। साहब इसमें सब्जी फ्री में मिल रही, समझ लीजिए। जो सब्जियां पहले बहुत महंगी करती थी, इस समय कैसे? अभी 10 रुपये का 2 किलो 2.5 किलो नेनुआ मिल रहा है। और जब हम लोगों को 10 रुपये में 2.5 किलो 2 किलो नेनुआ भी मिल रहा है, तो किसानों को क्या मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता होगा। सब्जी यहाँ पे मिली एकदम सस्ता सब हुआ है, एकदम आराम से मिल रहा है, एकदम फ्री में समझ लीजिए हम लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं क्या स्थिति सब्जियों की है। सब्जी की स्थिति है इस समय एकदम काम से बहुत सस्ता बिक रहा है। जो पहले बिक रहा था उससे बहुत कम बिक रहा है। क्या कारण है इसका? 10 रुपये 7 का है। लॉकडाउन का कारण है, ग्राहक ही नहीं है। जो माल आ रहा है थोड़ा बहुत बाहर जा नहीं रहा है। हम दुकानदारों से और खरीदारों से बात कर रहे थे, सभी का ये साफ कहना है कि इसमें दुकानदारों का कहना है कि बाहर सब्जियां जा नहीं रही हैं, इसलिए सब्जियां यहाँ सस्ती बिक रही हैं। खरीदारों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सब्जियां पहले महंगी हुआ करती थी, आज लॉकडाउन के कारण वो सब्जियां काफ़ी सस्ती बिक रही हैं। जौनपुर से विश्वकाश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़ के लिए। कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा डर है। आखिर क्वारंटीन सेंटर्स का सच क्या है? क्या वाकई क्वारंटीन सेंटर भयावह हैं? क्या क्वारंटीन सेंटर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस जैसे ही हालात हैं? क्वारंटीन सेंटर में ऐसे हजारों सवाल जो कि आपके मन में आते हैं, उससे जुड़े हुए आप जिन चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, R9 टीवी की टीमों ने पहुंच करके ऐसे क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। हमारी टीम पहुंची यूपी के जिला ललितपुर में बने क्वारंटीन सेंटर, जहां पर क्वारंटीन हुए लोगों ने बताया कि सेंटर में क्या स्थिति है। ये है ललितपुर जनपद का पहलवान गुरुदीन इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। लगभग यहां 32 से 35 या 40 लोग यहां इकट्ठे हैं, जो अलग अलग कमरों में ठहराए गए हैं। हम जानते हैं इनकी क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। भले ही बढ़ता तापमान हो, गर्मी अधिक पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जिस कॉलेज में ठहराया गया है, यहाँ पहले से ही पंखे लगे हुए हैं। लेकिन केवल यहाँ दिक्कत है तो लाइट कम आती है, क्योंकि यह जनपद का एक अलग गांव पड़ता है पनारी, जहां यह कॉलेज स्थित है। इसलिए यहाँ लाइट की कटौती भी की होती है, तो थोड़ी सी परेशानी इन लोगों को जरूर होती होगी ऐसे बढ़ते तापमान, इतनी गर्मी में। लेकिन प्रशासन की तरफ से अलग यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कोई कूलर लगाया गया हो या कोई इन्हें राहत देने का कार्य किया गया हो। खाने पीने की व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था तो यहाँ दिख रही है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। आप बताइए क्या है व्यवस्था, आप बताएं क्या है व्यवस्था। व्यवस्था असल शाम को तो ठीक आता है खाना, लेकिन दिन में लेट आ रहा है, इसीलिए मैं कोरोना वायरस से तो बीमार होऊंगा नहीं, लेकिन खाने से जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि लेट आता है तो पेट में खाना जाता ही नहीं है। कितने बजे आता है? वो 2 बजे आता है खाना। क्या है सुबह से कोई नाश्ते की व्यवस्था की गई? नाश्ता तो आता है 9-10 बजे के करीब आता है। कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिलता। नहीं, नाश्ता तो आता है, लेकिन चाय वो तना कैसी ही आ रही, पानी नहीं खराब। कि आप बताएं क्या है व्यवस्था खाने पीने की? खाने पीने की यह व्यवस्था कि 2 बजे रोटी मिलती है और खाना से जब तक हमारे बच्चे हमारे खुद के 100 रुपये खा लेते हैं। देखो आपके सामने समोसा खिला रहे हैं और घर से अचार मंगा रहे, घर से रोटी मंगा रहे और जली हुई रोटियाँ आ रही। क्या है खाना सही टाइप का नहीं आ रहा?
खाना तो मतलब समय पे नहीं आ रहा है। खाना अच्छा हो या बुरा हो लेकिन समय पे तो आना चाहिए, फिर भी खाना तो अच्छा आ ही नहीं रहा है। कितनी बजे मिलता है खाना? हमेशा 1 बजे के बाद ही मिलता है, इससे पहले कभी नहीं मिला। शाम को कितने बजे मिलता है? शाम के 7 बजे से पहले मिल जाता है। खाने में रहता क्या है? खाने में है कहना से कद्दुआ की सब्जी और लौकी की सब्जी और तुअर की दाल और चावल और रोटी। नाश्ते में? नाश्ते में पोहा और चाय। आप बताएं क्या है खाने की व्यवस्था यहाँ रुके हुए? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 12 दिन हो गया। 12 दिन हो गए। हाँ। खाने में क्या अच्छा मिलता है खाना? खाने में यही मिलता है 2 बजे के 1 बजे मिलता है और बस। समय से मिलता है खाना? नहीं, अभी नहीं मिलता है समय से, लेट होता है खाना। हाँ। नेहरू महाविद्यालय है जहाँ इसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। प्रत्येक कमरे में 9 से 10 लोग यहाँ रखे गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के नाम पर देखा जाए तो यहाँ हमें जो सामने दिख रहे हैं गद्दे हैं नीचे पड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई पलंग की व्यवस्था नहीं की गई। भले ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है इन लोगों को। केवल पंखे हैं जो भी इस कॉलेज में पहले से लगे हुए थे, इन्हीं में इन लोगों को रख दिया गया, जहाँ कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इन लोगों से भी पूछेंगे कि क्या व्यवस्था है खाने पीने की एवं पानी के लिए। आप बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ खाने के लिए? खाने के लिए सुबह 8 बजे तक नाश्ते में पोहा चाय मिलता है और 1 बजे खाना मिलता है, तो शाम को 6 बजे खाना। पीने का ठंडा पानी मिलता है? पीने को ठंडा पानी मिलता। और क्या मिलता है यहाँ? पहले बिस्कुट मिलाते फिर भी बंद कर दिए। पहले बिस्कुट दिए जाते हैं, अब क्या मिल रहा है नाश्ते में? नाश्ते में पोहा और चाय। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? साफ सफाई की व्यवस्था है। कितने दिन में सफाई होती है कमरे की? 2 दिन हो जाती है सफाई। आप बताएं कि कितने दिन में सफाई होती है? 3 दिन में सफाई होती है, तीसरे दिन झाड़ू लगाने आते हैं। अच्छा, प्रतिदिन नहीं आते? नहीं, प्रतिदिन नहीं आते। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था ये है, सुबह थोड़ी सी चाय देते हैं, वो भी पाउडर की देते हैं, खराब चाय। थोड़ा सा पोहा देते हैं, काली सी चाय आती है और बस। 1 बजे खाना मिलता है, वो भी ठीक नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानकी। ये यहाँ जो ठहरी हुई हैं जानकी, इनका कहना है कि जो चाय दी जाती है वो पाउडर के दूध की दी जा रही है, खाना भी सही नहीं मिल रहा है। साथ ही साफ सफाई की बात करें तो वो भी 2 या 3 दिन में 1 दिन सफाई की जाती है। ऐसे में यहाँ 14 दिन इन लोगों को बिताना मुश्किल पड़ रहा है। ललितपुर से R9 टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। कोरोना की मुश्किलों के साथ साथ में किसानों से लेकर के सब्जी विक्रेताओं की मुश्किलें आपने देखी और सुनी, मगर एक और वर्ग जो कि इस बीच में सबसे ज्यादा परेशान है वो है कुम्हारों का वर्ग। दरअसल ये गर्मी के महीने में जो कि इस सीजन में कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना करके इसे बेचते हैं और इसके जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, मगर मौजूदा वक्त में लॉकडाउन के चलते सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और इनका कारोबार बुरी तरीके से चौपट हो रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर इनके लिए संकट इतना ज़्यादा है कि आखिर परिवार का गुजारा कैसे करें, खाने पीने की चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएँ, क्योंकि कारोबार तो ठप है। आइए सुनते हैं इनकी मुश्किल इन्हीं की ज़बानी। इस बार तो बहुत नुकसान है, गिलास विलास वगैरह जी सब कुछ नहीं बिका। तो क्या क्या बनाते थे आप? सब चीज़ बनाते थे हम। क्या क्या? सब चीज़, कुल्हड़ उल्लड़, लस्सी की, चाय की, गगरी अगरी, ये सब बनाते। जैसे फरवरी में ये बिक्री शुरू हो जाती थी मटके वगैरह की, तो अब कितना असर पड़ रहा है आपको? बहुत असर पड़ा। शादी आदि में जाते थे वे भी एक भी नहीं गए, अक्ति में वे भी नहीं गए, गिलास नहीं गए, ये सब नुकसान है। जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते देश में जो लॉकडाउन हुआ है, इससे अच्छा खासा हमारी जाति पर मतलब अच्छा खासा असर दिख रहा है। जो बर्तन बनाते थे जैसे मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह है, लस्सी के गिलास वगैरह हैं और चाय की गिलास वगैरह हैं, दिया वगैरह है, उनकी भी बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। किसी तरह मजदूरी या दूसरा काम धंधा करके जो है परिवार का गुजर बसर करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का बहुत नुकसान है। बर्तन वगैरह जो बने हुए हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं और जो ईदें प्याले भी बनते हैं वो भी नहीं बिक पाए हुए हैं। अभी बहुत प्याला बाकी घर में पड़ा हुआ है और अब जो है अभी कोई भी काम मजदूरी चल नहीं रही है इस समय में, कि मजदूरी भी चलती वो भी काम कर जाती, लेकिन जो है ये भी काम नहीं चल रहा है इस समय। सब लॉकडाउन की वजह से सब धंधा भी चौपट चल रहा है।